यूपी चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और गुरुवार की शाम 5 बजने के साथ ही छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। 4 मार्च को पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और तमाम दल जबरदस्त प्रचार के बाद अब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अब सबके मालिक के तौर पर जनता जनार्दन को ही माना जाएगा, जो कि 4 मार्च को मतदान केंद्र पर बटन दबाकर ये फैसला कर देगी कि उनका प्रतिनिधि अगले 5 साल तक के लिए कौन होगा। यूपी के पूर्वांचल की 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। इस चरण में बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर सभी की नजरें होंगी। छठे चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होने हैं। इस दौर में 77,84,000 महिलाओं समेत करीब 1,72,00,000 मतदाता कुल 635 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छठे चरण के चुनाव में कुल 160 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 126 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2012 की अगर बात करें तो इन सीटों में से सपा ने 27, बसपा ने 9, बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 7 उम्मीदवार मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। सपा जहां एक बार फिर 2012 का कारनामा दोहराना चाहती है, तो वहीं बीएसपी और बीजेपी की उम्मीदें तभी परवान चढ़ पाएंगी जब छठे दौर के दंगल में उनका प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर होगा। बलिया से अनामिका सिंह के साथ गोरखपुर से विक्रम मिश्रा, एपीएन। और छठे दौर का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन जोर किस तरह का है सभी राजनीतिक पार्टियों का, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी अनामिका जुड़ रही हैं बलिया से। अनामिका, किस तरह से देखें, कल चुनाव प्रचार थम गया, किस तरह कैंपेनिंग में सभी की ताकत देखने को मिली है, सभी पार्टियों की बात करें और सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो? और देखिए विलासा, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो छठे चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और उससे पहले अगर देखा जाए तो मायावती से लेकर के अखिलेश यादव तक सभी राजनीतिक दल के जो लोग हैं, नितिन गडकरी हो या फिर तमाम केंद्रीय मंत्री हो, उनका भी जमावड़ा लगा रहा है यहाँ पे। सबने अपनी अपनी ओर से दावे किए हैं, सबने अपनी अपनी ओर से पूर्वांचल को एक भव्य पूर्वांचल बनाने के लिए, एक बेहतर पूर्वांचल बनाने का दावा किया है। हालांकि मायावती जब यहाँ पे रैली के लिए आई तो उन्होंने पूर्वांचल को अलग राज्य बनाकर के विकास करने की बात कही, लेकिन कल जब अखिलेश यादव यहाँ पर आए और जब उनसे एपीएन से खास बात हुई तब उन्होंने इस बात से नकार दिया और बोला कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बन जाएगा तो विकास की रफ्तार धीमी हो जाएगी। इसकी एकता और जो एक विशाल संख्या, इस जनसंख्या है, वही आधार इसके विकास का। तो अभिलाषा, विकास को लेकर क्या राजनीतिक दल दावा कर रहा है, लेकिन पूर्वांचल की अगर लड़ाई की बात की जाए तो बसपा ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है यहाँ पे पूर्वांचल को अलग राज्य बना करके विकास करने की। और देखना ये होगा कि मायावती का ये नया राग कितना उनके लिए कारगर साबित होता है। लेकिन अगर जिस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ बलिया में, अगर उस सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और लगभग कल अखिलेश यादव ने 7 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया है और यहाँ के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के निशाने पर रहे उन्हीं के पुराने साथी अंबिका चौधरी। कल जब आखिरी प्रचार था अखिलेश यादव का यहाँ पर फेफना विधानसभा में, वहां फेफना विधानसभा से अब अंबिका चौधरी बसपा से प्रत्याशी हैं और वो मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी भी रहे और उन्होंने 25 साल तक मुलायम सिंह यादव का साथ भी निभाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के झगड़े में अंबिका चौधरी अलग हो गए और उन्होंने मायावती का साथ ले लिया। ऐसे में कल अखिलेश यादव ने अंबिका चौधरी को हराने की भी अपील की, साथ ही साथ वहां से जो प्रत्याशी हैं संग्राम सिंह यादव को जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला कि कुछ लोग पार्टी में रह करके षड्यंत्र कर रहे थे, अच्छा हुआ कि वो पहले ही चले गए। उनका इशारा अंबिका चौधरी और नारद राय की ओर था। तो अखिलेश यादव के लिए अभिलाषा ये लड़ाई जो है पूर्वांचल की या खास तौर पर बलिया की, वो इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि उनके पुराने दिग्गज साथी अब उनको छोड़ चुके हैं, बीएसपी में जा चुके हैं। भले अखिलेश यादव ये कह रहे हो कि वो इतने बड़े नेता नहीं थे, उनके जाने से कोई पार्टी पर असर नहीं पड़ा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बलिया की राजनीतिक
भावना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 मंत्रियों का बसपा में चले जाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई को और तेज कर देना है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पे सभी सीटों पर लड़ रही है। कुछ सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन है, तो वो समझौते की सीटें हैं, वहां पर ओम प्रकाश राजभर के कैंडिडेट्स यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तीसरी ओर बात की जाए मायावती की, तो मऊ में मुख्तार अंसारी है जो मायावती के साथ खड़े हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो मुस्लिम बहुल इलाका मऊ भी है और आजमगढ़ भी है, तो मायावती को कम से कम इन 2 जिलों में फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए अभिलाषा पूर्वांचल की पूरी लड़ाई को, तो केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा हो या योगी आदित्यनाथ हो या समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए या बीएसपी की बात कर ली जाए, तो इनके जितने भी दिग्गज हैं इन सबका प्रभाव अपने अपने हिस्सों में तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो लड़ाई है वो जरूर त्रिकोणीय यहाँ पर हो जाएगी। बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ अनामिका। और पूर्वांचल में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने एपीएन से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार जनता को सिर्फ झांसा दे रही है, जबकि विकास सिर्फ सपा सरकार ही कर सकती है। उन्होंने यूपी में अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाए और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनामिका सिंह ने। छठे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। सर, आज छठे चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, क्या तैयारी छठे चरण को लेकर के और क्या अनुमान आपका? मैं ये कह सकता हूं कि हर चरण में जिस तरह पार्टी आगे बढ़ी है, छठवें चरण में भी जनता मदद करेगी समाजवादियों की। और कह सकता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के गठबंधन की जो बात मैंने पहले कही थी वो आज फिर कह रहा हूं कि 300 के लगभग सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर के आएंगी। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी भी हैं, पूर्वांचल में आदित्यनाथ भी हैं, वहीं जो बलिया में अगर जो लोग आपके साथ थे वो चले गए, तो क्या आपको लगता है कि फाइट इतनी आसान होगी यहाँ पर? मैं समझता हूँ अगर पूर्वांचल के लोग आकलन करेंगे तो समाजवादी लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो अब बन करके आ रहा है, आजमगढ़ से लेकर के गाजीपुर बलिया को जोड़ेगा। यही बलिया पर यूनिवर्सिटी दी है, स्पोर्ट्स कॉलेज दिया है। सर, फर्स्ट फेज में बात हो रही थी विकास की, मैंने काम किया, फिर कसाब पे आए, फिर गधे पर आए, फिर अब मतलब क्या और क्या इसका असर पड़ता है वोटर्स पे? मैं ये कह सकता हूँ जनता जानती है कि उनका भविष्य किसके साथ है। जिन लोगों की भाषा बदल रही है वो जानते हैं कि लड़ाई में पीछे हैं। वरना प्रधानमंत्री जूस की बात करेंगे, नारियल का पानी कि नारियल का जूस, कि अनानास का जूस, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। मैं ये कह सकता हूँ प्रधानमंत्री बीजेपी सपने तो दिखाती है, बोलने में भी बहुत आगे हैं, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अपना काम कब बताएंगे। मैं कहता हूँ बलिया में काम बताएं। चलिए बातचीत करने के लिए ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पे पूर्वांचल पे बहुत ज्यादा काम किया है, लिहाजा समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगी। हालांकि 11 तारीख को नतीजे बताएंगे कि आखिर जनता का साथ किसे मिल रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ अनामिका, एपीएन बलिया। और अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, क्या कुछ इस वक्त समझ में आ रहा है? अगर सीधी टक्कर की बात करें तो मुकाबले में कौन नजर आ रहा है पूर्वांचल में? बीजेपी बनाम सपा कांग्रेस गठबंधन या फिर बसपा के लिए भी इस बार माहौल अच्छा है? और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तीनों के लिए माहौल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी थोड़ी कमजोर जरूर दिखाई दे रही है अभिलाषा। क्योंकि अगर गोरखपुर की बात करें, आदित्यनाथ का जो प्रभाव है वो गोरखपुर और उसके आसपास की जो सीटें हैं देवरिया तक उनका प्रभाव दिखाई देगा। वहीं दूसरी अगर बात की जाए मऊ आजमगढ़ की, तो यहाँ पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। मुस्लिम बहुल इलाका है, बुनकर बहुल इलाका है, और वहां पर अगर बात की जाए तो कम से कम मुख्तार अंसारी के मुसलमान होने का या जिस तरह से उनका अब तक का कार्यकाल रहा है, अंसारी बंधुओं का प्रभाव वहां पे अच्छा खासा है, तो वहां पे मायावती को फायदा हो सकता है। वहीं अगर बलिया की बात की जाए तो बलिया में समाजवादी पार्टी को 2012 में अच्छी खासा कब्जा मिला था, अच्छी खासी सीटें मिली थी। बलिया से ही कई मंत्री भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। लेकिन चूंकि ये 2012 की बात है, 17 की लड़ाई है, 17 की लड़ाई में 5 साल के बाद चूंकि जनता हर बार नया मन बनाती है वोट डालने के लिए, और अब तस्वीर भी बदल चुकी है। नारद राय हो या अंबिका चौधरी हो, ये अब बीएसपी में आ चुके हैं, जो सरकार में मंत्री भी रहे, अब नए प्रत्याशी भी पी फ्रंट पर आ गए। अगर बलिया सदर की बात की जाए तो लक्ष्मण गुप्ता समाजवादी पार्टी की ओर से आगे हैं। फिपना की बात की जाए तो जहां से कल तक अंबिका चौधरी प्रत्याशी थे, वहां संग्राम सिंह यादव प्रत्याशी हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव वोट भी मांग चुके हैं। तो ऐसे में बात करें तो अब तस्वीर बदल चुकी है बलिया के प्रत्याशियों की भी और उन चेहरों की भी जिसको लेकर के 2012 में वोट डाले गए थे। तो ये कहना कि लड़ाई में कौन कौन है, तो बीएसपी और बीजेपी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए
तो थोड़ी बहुत कठिनाई यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए जरूर है। वो भी इस वजह से है क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा था परिवार का, कम से कम वो कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग पर, माइंडसेट पर असर जरूर डालेगा। अभिलाषा जी बिल्कुल, अब बनी रहिएगा अनामिका हमारे साथ। जिस तरह से लगातार बातचीत में हम समझ पा रहे हैं कि इस बार छठे चरण के मतदान में क्या वो फैक्टर्स रह सकते हैं जिससे नतीजों पर असर पड़ेगा। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तूफानी दौरा करने की रणनीति बनाई है और मोदी आज मिर्जापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद 4 मार्च को जौनपुर में रैली करेंगे। यहां वो शहरी विधानसभाओं के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और डीएवी में 2 सभाएं करने वाले हैं और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर लौट जाएंगे। 5 मार्च को मोदी दोबारा आएंगे और फिर पिंडरा अजगरा सीमा पर चुनावी सभा करेंगे। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अब 7वें चरण की भी बात कर लें तो उसके लिए और भी ज्यादा दम लगाते हुए दिख रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है क्योंकि इसी पूर्वांचल को जीतने के लिए यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौता भी किया गया। अगर दूसरा बड़ा फैक्टर देखा जाए तो बनारस जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी उनका असर देखने को मिलेगा। लिहाजा इस छठे चरण के बाद 7वें चरण के लिए यानी कि अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं अपनी। कल 4 तारीख को अखिलेश यादव और राहुल गांधी बनारस में रोड शो करेंगे और कल ही पीएम मोदी अगर बात किया जाए तो जौनपुर हो, मिर्जापुर हो, तमाम जो पूर्वांचल की और सीटें हैं जिन पर मतदान 7वें चरण में होना है वहां पर ताल ठोकेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए अभिलाषा तो लास्ट आखिर दौर में भी गाजीपुर में मतदान होना है, बनारस में मतदान होना है, बाकी तमाम जिलों में भी मतदान होना है। उसको लेकर के पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक जिस तरह से नेताओं की जुबान बदली है और जुबान कड़वी होती चली गई है, अब आखिरी चरण में देखना होगा कि क्या जनता से अपील की जाती है या फिर तीखे तेवर बरकरार रहते हैं। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो फिर चाहे जुबान पीएम मोदी की, फिर चाहे जुबान मायावती की या अखिलेश की हो, चौथे चरण तक तो बात हो रही थी विकास की, कामकाज की, लेकिन अब जुबान बदल चुकी है। नारियल जूस से लेकर के तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं, एक दूसरे पर हमला हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सिर्फ 7वां चरण ही बाकी रह गया अभिलाषा और यहां पर देखना होगा कि नेता आखिरी चरण में किस तरह से जनता का अभिवादन करते हैं मतदान के लिए अब तक के और किस तरह से वोट की अपील करते हैं। जी बिल्कुल, अब यही देखना अहम है कि किस तरह से चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाते हैं खुद पीएम मोदी और पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा भी हमने आपको दिया। बने रहिएगा अनामिका हमारे साथ। इधर बसपा की बात कर लें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान के तहत जौनपुर और मिर्जापुर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत मायावती की पहली चुनावी जनसभा जौनपुर जिला में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित होगी और दूसरी चुनावी जनसभा मिर्जापुर जिले के राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान महुवरिया में आयोजित होगी। वहीं 4 मार्च को मायावती वाराणसी जिले में भी जनसभा को संबोधित करेंगी। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, मायावती की कोशिशें जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार वो अखिलेश सरकार और मोदी सरकार दोनों पर हमलावर रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में अगर फायदा होगा तो वो मुस्लिम वोटों से ही होगा। उसे अपने पक्ष में किस तरह से करती दिख रही हैं? देखिए, अब पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों से फायदा होगा ये मायावती बहुत पहले समझ गई थी। लिहाजा जो कल तक मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के करीब जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बात नहीं बन पाई, उसी मुख्तार अंसारी को माफिया राज जिनका एक चेहरा है या फिर जिसकी वजह से वो मशहूर भी हैं, उनको मायावती ने अपने साथ ले लिया। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि कल तक मायावती गुंडों से परहेज करती थी, आखिर कैसे मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में ले लिया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी भी अपने उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि जहां पे जिससे अच्छा खासा फायदा हो वहां पे उसे अपने खेमे में लेने में कोई गुरेज नहीं है। और पूर्वांचल में ही मुस्लिम बाहुल्य जिलों में अपनी सीट को मजबूत करने के लिए, फायदा लेने के लिए मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपने साथ ले लिया। और अगर इस बार मायावती की स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती नहीं उतारे हैं। और 2012 के बाद जिस तरह से तमाम मुस्लिम मौलानाओं ने, उलिमा काउंसिल ने और तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी से नाराजगी जाहिर की है, आपने भी देखा होगा, या फिर वो अंसार रजा हो या फिर उलेमा काउंसिल के लोग हो, इमाम बुखारी तक समाजवादी पार्टी से नाराज चल
रहे हैं और उन लोगों ने ऐलान किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उधर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बीएसपी इस नाराजगी को अच्छी खासी समझ रही थी कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं, लिहाजा इसी को अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए मायावती ने 17 में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और इसी को साधने के लिए तमाम जो मौलाना है अब वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी की पार्टी से उनका अंसारी बंधु को उन्होंने अपने पास बुला लिया। तो मायावती धुआंधार जिस तरह से प्रचार कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचार ही कर रही है, नीचे लेवल पर भी, भीतरी लेवल पर भी, स्तरीय अगर देखा जाए तो वहां पर भी आके स्ट्रेटेजी के तहत ही काम कर रही है वो कि अगर सीटें वार देखा जाए, जिले वार देखा जाए, किस तरह से उनको फायदा हो सकता है। और यही वजह है कि मायावती जहां भी जा रही है वहां पर वो ये बात कह रही है कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। ये बात और कि ट्रिपल तलाक को लेकर के मायावती अभी रुख साफ नहीं कर पाई हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर के उनका क्या कहना है। इतना जरूर है कि मुस्लिम बाहुल्य जिलों में या मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीएसपी को फायदा होगा। जी बिल्कुल, फायदा हो सकता है बसपा को मुस्लिम बहुल्य इलाकों में। अनामिका, आप बने रहिएगा हमारे साथ और इधर बात कर लें अखिलेश यादव के कैंपेनिंग की। तो गाजीपुर और चंदौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गाजीपुर में 6 चुनावी सभाएं करेंगे और चंदौली में 1 सभा करेंगे। गाजीपुर जनपद में मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र सैदपुर से प्रत्याशी सुभाष पासी के पक्ष में वोट मांगेंगे और फिर विधानसभा क्षेत्र जखनिया से प्रत्याशी गरीबदास के लिए भी जनसभा करेंगे। विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद से प्रत्याशी महेंद्र चौहान के लिए अखिलेश कासमाबाद में चुनावी सभाएं करेंगे। और अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जैसा पहले ही आपने बातचीत में कहा कि बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है पूर्वांचल में कम से कम सपा को, लेकिन फिर भी कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव शुरुआत से लेकर के अब तक विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। कल जब हमने उनसे सवाल भी पूछा कि आखिर इस तरह की जुबान का या इस तरह की नेताओं की जुबान का कितना असर पड़ेगा, तो उनका जवाब भी यही था कि जो लोग ऐसी जुबान बोल रहे हैं वो सिर्फ काम की बात करें। और कल उन्होंने भी सिर्फ बलिया के लिए जो वादे किए या जो पूर्वांचल के लिए वादे किए उसमें सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस ही था। इसके अलावा स्कूल की बात की गई, कॉलेज की बात की गई, स्पोर्ट्स कॉलेज की बात की गई। तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अब तक भले ही नेता जातिगत समीकरण की बात कर रहे हो, लेकिन अगर विकास की बात करेंगे तो बुजुर्ग हो, नौजवान हो या महिलाएं हो, सभी उनके साथ आएंगे। और यही वजह है कि अखिलेश यादव जिस भी मंच पर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ढेर सारे कामों की लिस्ट लेकर के जा रहे हैं वो अपने साथ। कल भी बलिया में उन्होंने कामों की लिस्ट गिनवाई थी। आज अगर वो गाजीपुर और बाकी चंदौली जिलों में है तो वहां पर भी वो अपने काम को लेकर के जरूर जाएंगे। और काम बोलता है कुछ का जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है, कम से कम अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव की नाराजगी के बाद, समाजवादी पार्टी के झगड़े के बाद, बहुत सारे नेताओं की नाराजगी के बाद कम से कम काम ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भले ही 5 साल में लोग ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा हुआ, लोग ये कह रहे हो कि नेताजी नाराज हैं, लेकिन वो तो ये जरूर मानेंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में काम हुआ है। और अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और यही वजह है कि वो जहां भी जा रहे हैं तो नेताजी की नाराजगी का जिक्र नहीं कर रहे, नेताओं की नाराजगी का जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम कितने किए हैं और काम के दम पर ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात और है कि समाजवादी पार्टी की अगर बात को अलग कर दिया जाए तो पूर्वांचल की लड़ाई हो या फिर उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो, यहाँ पे जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा हावी होते हैं। जी बिल्कुल, यानी जातीय समीकरण अहम रोल अदा कर सकते हैं इस बार के चुनाव में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इधर तो क्या मायावती के जीत के दावे सही हैं? क्या नौकरशाहों को बादशाह के आने की खबर मिल गई है? इस बात का जवाब तो 11 मार्च के नतीजे के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती के शासनकाल में बने स्मारकों और पार्कों की सफाई का काम शुरू हो गया है और एकाएक अधिकारियों को इनकी चिंता सताने लगी है। बीएसपी के शासनकाल में बनाए गए जिन स्मारकों और पार्कों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, जिनको संवारने के लिए विभाग के पास एक पैसा भी नहीं था, अचानक वहां बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है। मायावती के बनाए स्मारकों और पार्कों के अच्छे दिन लौटने लगे हैं। लाखों रुपए खर्च कर फिर से पार्कों को चमकाया जा रहा है। जानकारी से यूपी में मायावती की वापसी से जोड़ रहे हैं तो हाउसिंग डिपार्टमेंट इसे रूटीन काम बता रहा है। देखिए, स्मारकों में जो रूटीन वर्क है, सफाई का, प्लम्बरिंग का, ये सब तो रूटीन वर्क है, ये चल ही रहा है। उसके अलावा हम लोग रेलिंग की पुताई का काम, क्योंकि आचार संहिता के पहले हो चुका था टेंडर। मायावती के बनाए कई स्मारकों में करीब 200 गेट लगाए गए थे। इनमें से कई टूटे पड़े थे। अब एकाएक इनकी भी मरम्मत होनी शुरू हो गई है। करीब 50% गेटों की मरम्मत कर उन्हें दुरुस्त किया जा चुका है। बाकी पर काम चल रहा है। 5 सालों तक नजरअंदाज होने के बाद अब एक बार फिर अधिकारियों को स्मारकों और पार्कों की चिंता सताने लगी है।
कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है कि आदमी थोड़ी सी ढिलाई कर जाता है, पर वो तो रूटीन वर्क है, वो तो चलता रहेगा। ऐसे सरकार की वजह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। खबरों के मुताबिक स्मारकों और पार्कों से जुड़े सभी कामों को 11 मार्च से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी में सरकार भले ही किसी भी पार्टी की आए, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। मायावती ने लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े पार्क बनवाए थे और उसमें अपनी बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्ति बनवाई थी। लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पार्क और मूर्तियों पर कुल 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अखंड प्रताप सिंह, APN, लखनऊ। और अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, किस तरह से देखें इस पूरी खबर को, जहां पर पार्क और जितने भी भवन निर्माण कराए गए थे मायावती के शासनकाल के दौरान, उनके रखरखाव पर अब अधिकारी सजग हो गए? देखिए विलास, आपको वो भी किस्सा याद होगा जब 2012 में चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2014 की शुरुआत में ही जो भी अंबेडकर पार्क या नोएडा के लखनऊ के पार्क थे, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे, सुरक्षाकर्मी जो थे, उनकी संख्या अचानक से बहुत कम कर दी गई और ये कहा गया कि पार्क तो अपनी जगह मौजूद ही है, हाथी जहां खड़े हैं वहां तो खड़े ही हैं, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं है। ये कह करके सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या वहां पे कम कर दी गई। इसके बाद से वहां जो लोग देख रेख कर रहे थे उनकी संख्या में भी काफी कटौती की गई। लिहाजा नतीजा जो हुआ, वहां पे जो पौधे लगे थे आसपास वो सूख गए। इसके अलावा कई जगह पत्थर भी उखड़ने लगे। अब चूंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहे हैं और सत्ता बदलने के साथ ही साथ प्रदेश की तस्वीर भी बदलती है और अधिकारियों का जो मूड होता है काम करने का वो भी बदल जाता है। लिहाजा अब मतदान चल रहे हैं, आखिरी चरण का मतदान अभी होगा, अभी कुछ दिनों के बाद। उससे पहले अधिकारी अब कम से कम अपनी ओर से अपने 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने बयान सुना कि आचार संहिता से पहले टेंडर पास हो चुका था साफ सफाई को लेकर के या मेंटेनेंस को लेकर के, तो ये भले ही एक बहाना हो, क्योंकि टेंडर सिर्फ चुनाव के पहले ही पास हो, पूरे 5 साल के बाद पार्क की याद आए, पूरे 5 साल के बाद रखरखाव की याद आए, पत्थरों की याद आए, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, आम जनता को भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि चुनाव होने वाले हैं, परिणाम चाहे जो भी हो, कम से कम अधिकारी नहीं चाहते कि सरकार बदलने के साथ उन पर बड़ी गाज गिराई जाए। लिहाजा चुनाव से पहले ही सब चीजें दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनामिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से सभी खबरों पे हमारे साथ बातचीत के लिए। तो सियासी सरगर्मी इस वक्त उत्तर प्रदेश में जोर पर है, चाहे वो चुनाव प्रचार को लेकर हो या फिर जो कवायदे देखने को मिल रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को लेकर चल रहे मानहानि के मामले में आज सुनवाई होगी। 2014 में भिवंडी में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने इस बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर कर दिया। 30 जनवरी को भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी और पेशी के दौरान राहुल गांधी के वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि राहुल अपने बयान के साथ खड़े हैं। इधर केरल में नदापुरम के पास कलाची इलाके में स्थित आरएसएस के दफ्तर में बम फटने से कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्लास्ट में 4 कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। फिलहाल किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले को लेकर आरएसएस ने मंगलवार को ही देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी साल जनवरी में केरल के कन्नूर जिले के कानकोल इलाके में माकपा कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए हमले में आरएसएस का एक नेता गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं पिछले साल भी कन्नूर में संघ और लेफ्ट के बीच हिंसक झड़पों में संघ कार्यकर्ता सुजेश का कत्ल कर दिया गया था। आरोप था कि सीपीएम नेता की अगुवाई में कुछ लोग संघ वर्कर सुजेश के घर में घुसे और उसे मार डाला। केरल में आरएसएस पर पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं। ये जो हमले हो रहे हैं वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, वहां की राज्य सरकार करवा रही है और इसके पीछे पीएन विजयन का सीधा हाथ है। अब समय आ गया है कि भारत के गृह मंत्रालय को अविलंब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए और एडवाइजरी इशू करनी चाहिए।
उज्जैन के आरएसएस महानगर प्रचारक प्रमुख कुंदन चंद्रावत ने एक सभा में विवादित ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का सिर काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम देंगे। कुंदन चंद्रावत ने केरल के सीएम को आरएसएस प्रचारक और कार्यकर्ताओं की हत्या का दोषी ठहराते हुए कहा कि वो क्या समझते हैं कि हिंदुओं के खून में वो जज्बा नहीं है। चंद्रावत के मुताबिक ऐसे गद्दार का सिर लाने पर मकान और संपत्ति वो उनके नाम कर देंगे। भूल गए क्या गोधरा को 56 मारे थे, 2000 कब्रिस्तान में चले गए, घुसा दिए उनको अंदर इसी हिंदू समाज ने। ये विवादित बोल है मध्य प्रदेश आरएसएस के एक महानगर प्रचारक प्रमुख के। उज्जैन में एक सभा को संबोधित करते हुए कुंदन चंद्रावत खुद को रोक नहीं पाए और भावनाओं में बह गए। केरल में हाल में हुए आरएसएस प्रचारकों की हत्या के लिए मुख्यमंत्री पी विजयन को दोषी ठहराते हुए चंद्रावत ने सभी हदें पार कर दी और उनका सिर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही। जब कुंदन चंद्रावत यह घोषणा कर रहे थे तो मंच पर उज्जैन महानगर संचालक श्रीपद जोशी, सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, विधायक मोहन यादव, महापौर सहित बीजेपी के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये समझता है कि हिंदुओं के खून में गौरव नहीं है शिवाजी का, हिंदुओं के खून में वो जज्बा नहीं है। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, डॉक्टर कुंदन चंद्रावत, संपत्ति है मेरे पास इतनी, इसलिए घोषणा करने की हिम्मत कर रहा हूं। 1 करोड़ से ज्यादा का लगभग मकान है, उसका सर काट के ला दे विजयन का कोई मेरे को, वो मकान वो जायदाद में उसके नाम कर दूंगा। वामपंथी दलों ने आरएसएस प्रचारक के बयान की निंदा की है। ये आरएसएस का ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज खुले रूप में एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके का धमकी दे और इस धमकी के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री का चुप्पी, ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार और सत्ता का शरण है आरएसएस को, जिसके चलते हुए इस तरीके की गैर जनतांत्रिक और बेबुनियादी और धमकियों के आधार पर राजनीति चलाना है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि आरएसएस समेत दक्षिणपंथी संगठन कई सालों से देश के विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस ने मुसोलिनी के संगठनात्मक ढांचे और हिटलर की विचारधारा को अपना लिया है। दोनों तानाशाहों ने दुनिया को आतंकित कर दिया था। विजयन ने कहा कि महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे आरएसएस का हथियार था। यह हत्या एक साजिश का परिणाम थी। उन्होंने आगे कहा कि अब भारत में आरएसएस ने मुस्लिमों, क्रिश्चियनों और कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन मान लिया है और उन्हें देश से निकालने के लिए हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उज्जैन के आरएसएस महानगर प्रमुख के केरल से मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान से सियासी हलके में हड़कंप मच गया है। सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने आरएसएस नेता के बयान की निंदा की है और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसे तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। कौन है ऐसा आदमी? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही अजीब बात है। तत्काल इसको गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहिए। देखिए, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो गलत है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको कंडेम करना चाहिए और हम उसका खंडन करते हैं। और इधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रामजस कॉलेज विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा कि ना तो भारत में असहिष्णुता के लिए कोई जगह है और ना ही ऐसे लोगों के लिए जो इसे बढ़ावा देते हैं। छात्रों को समझाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विवाद में पड़ने की बजाय छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शहीद की बेटी गुरमेहर के बयान पर हो रहे विवाद की भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निंदा की और कहा कि किसी महिला की भावना को ठेस पहुंचाना हमारी सभ्यता को ठेस पहुंचाना है। As Dr. Amartya Sen in one of his book has said, Indians are naturally argumentative. I agree. Indians are argumentative, but not intolerant. If Indians are intolerant, India would not have remained in one country. There would have been balkanizations. और इससे पहले रामजस कॉलेज में हिंसा और गुरमेहर कौर को मिली धमकी पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर राष्ट्रवाद पर बहस होती है तो उसमें हिस्सा लेने को वो तैयार हैं। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने मामले को तूल देने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। चाहे रामजस कॉलेज में हिंसा का मामला हो या गुरमेहर के सोशल मीडिया में पोस्ट पर मिली धमकी का मुद्दा, खुद केंद्र सरकार इस मौके को गंवाने को तैयार नहीं है।
बीजेपी के प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरमेहर मामले में कहा कि अगर राष्ट्रवाद पर बहस होगी तो हम उसमें हिस्सा लेंगे। उनके मुताबिक देश भर में राष्ट्रवाद को बुरा बताने की होड़ लगी है। राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये प्रचार करने की कोशिश हो रही है। अगर राष्ट्रवाद पे विवाद होगा तो निश्चित रूप से उस बहस में हम लोग हिस्सा लेंगे और उसमें नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये विवाद खड़ा करने की एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की सहयोगी दल शिवसेना को ये दलील कतई रास नहीं आई। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने देशभक्ति का मुखौटा पहन रखा है, जो कि घातक है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राजनीति में अपनी सुविधा के लिए बीजेपी ने देशभक्ति की जो गड़बड़ी कर रखी है वह चिंताजनक है। सेना ने यह भी कहा कि अगर वोटों के आंकड़ों पर ही देशभक्ति की व्याख्या तय होने लगी तो इसका मतलब है कि देश के लिए बुरे दिन आने की शुरुआत हो गई है। देशभक्ति की डेफिनेशन कौन बनाएगा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी? क्या हम बनाए? कांग्रेस, बीजेपी, कौन? हर पार्टी की डेफिनेशन अलग अलग है देशभक्ति। शिवसेना ने यह भी कहा कि अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाना अगर देशद्रोह माना जाता है तो सैनिकों के परिवारों का बेहद निचले स्तर पर जाकर अपमान करने वाले बीजेपी के विधायक का अपराध कम से कम संगीन अपराध मानना होगा। यही नहीं, अब तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस जंग में उतर आई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि जिनके हाथ में सत्ता है उनकी ही सोच गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को शांत कराने के बजाय जानबूझकर तूल दे रही है। एनसीपी ने गुरमेहर को धमकी के मामले में कहा कि इस तरह की दहशतगर्दी को रोकने की जरूरत है। बहरहाल ज्यादातर विपक्षी दल इस मसले को हवा देने को बीजेपी के बड़े एजेंडे का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन इतना तो सच है कि नोटबंदी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस आग को हवा देना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। रजत मिश्रा, एपीएन। तो हरियाणा से सुलगी जाट आंदोलन की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है और जाट नेता यशपाल मलिक की अगुवाई में जाटों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। जाट आंदोलन 32 दिन से चल रहा है और जाटों की मांग है कि देश भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख और विश्नोई जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए और हरियाणा सरकार द्वारा 6 जातियों को दिए गए आरक्षण को हरियाणा कोर्ट में सही पैरवी के जरिए बहाल किया जाए। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय ने जंतर मंतर पर धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जाट समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। जाट नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वो कहीं भी बिजली और पानी का बिल जमा नहीं करेंगे और न बैंक का लोन चुकाएंगे। जिस तरह की असंवेदनशीलता सरकार दिखा रही, उसके खिलाफ आज यहाँ मोर्चा खोलने आए हैं। आज अपनी मांगों से अवगत कराएंगे, संसद मार्च करेंगे और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारियां देंगे। बड़ी लंबी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और उसी के लिए आज यहाँ चेतावनी देना है। जाट नेता आरक्षण के साथ साथ मांग कर रहे हैं कि पिछले साल जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के घर में से किसी को नौकरी, आंदोलन में घायल हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए। वहीं आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस को वापस लिया जाए। पिछले साल हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में 30 लोग से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस हिंसा में हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। हम सारे जंतर मंतर जा रहे हैं। जाट आरक्षण की मांग हमारी और मोदी सरकार हमारी बात सुने। और आरक्षण जो कि जाट का बिल्कुल एक संवैधानिक हक है, इसके समकक्ष सब जातियों को आरक्षण दिया हुआ है। जो किसान जाति है उसमें हमारा भी हक बनता है, तो हमें मिलना चाहिए। केंद्र में मिलना चाहिए, राज्यों में मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ से निपटने के लिए सभी प्रमुख जगहों और रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। जाट समुदाय का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वो राजधानी दिल्ली में दूध और सब्जियों की सप्लाई को रोक देंगे। दिल्ली में दूध और सब्जियों की ज्यादातर सप्लाई पड़ोसी राज्यों से ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
इधर यूपी पुलिस ने यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 16 साल की नाबालिग का एम्स में बयान दर्ज किया। इस दौरान जांच अधिकारी अमृता सिंह ने गायत्री प्रजापति के वकील पर धमकी भरे लहजे में बात करने का आरोप लगाया है। अमृता का कहना है कि ये धमकी उन्हें उस वक्त मिली जब वो पॉस्को एक्ट के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स गई थी। के कहने के बाद में ही उन्होंने परमिशन दी है, तो शी वॉज नोइंग। हाँ, वी डिडंट इन्फॉर्म हर लॉयर, but he came there. He was sitting all the time over there. हाँ, he was also saying that he will take me to the court and he will see all the legal procedures have been done or not. We have done it on the paper. बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां झारखंड विकास मोर्चा से बीजेपी में शामिल हुए 6 बागी विधायकों के दल बदल मामले पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की अदालत में खुली सुनवाई होगी। आपको बता दें, झारखंड विकास मोर्चा के 8 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीत कर आए थे, लेकिन 8 में से 6 विधायकों ने जेवीएम का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद से ही विधानसभा अध्यक्ष की कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट दोनों जगह ये मामला चल रहा है, लेकिन अब तक फैसला नहीं आया है। और इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं, सीधा रुक करेंगे रांची का। ज्ञान रंजन मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। ज्ञान, आज इस मामले पर सुनवाई होनी है, किस तरह से देखें इस खबर को? आज झारखंड की खबरों की बात करें तो आज विधानसभा अध्यक्ष की अदालत में झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में शामिल हुए 6 विधायकों के दल बदल मामले पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से झारखंड विकास मोर्चा के 8 विधायकों में से 6 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और इसके बाद से लगातार ये मामला चल रहा है। स्पीकर की अदालत में भी ये मामला चल रहा है, साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और लगातार इस पर सुनवाई भी हो रही है। लेकिन लगभग 2 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस मामले पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है, निर्णय नहीं आया है। जबकि सच्चाई ये है कि एक विधायक का टेन्यूर 5 वर्षों का होता है, बावजूद इसके तारीख पे तारीख इस पे पड़ते जा रही है और लगातार झारखंड विकास मोर्चा की ओर से ये मांग किया जा रहा है कि स्पीकर इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना न्याय दे और वो फैसला सुनाए। लेकिन बावजूद इसके फैसला अब तक नहीं हो रहा है, लगातार सुनवाई चल रही है और इसी कड़ी में आज भी स्पीकर की अदालत में झारखंड विकास मोर्चा के 6 बागी विधायकों के मामले पर आज सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि आज की जो सुनवाई है उसमें फिर तारीख मिलती है या कोई फैसला आता है। हालांकि लगातार हाईकोर्ट के द्वारा वही मॉनिटरिंग की जा रही है इस मामले की और हाईकोर्ट लगातार निर्देश भी दे रहा है। चूंकि ये मामला स्पीकर की कोर्ट का है, इसलिए हाईकोर्ट भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कह सकते हैं कि इस मामले पर जो सुनवाई होगी उसको लेकर देखना ये होगा कि आज क्या फैसला आता है या फिर तारीख मिलती है। चलिए, आप बने रहिएगा ज्ञान रंजन हमारे साथ। और इधर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर शुरू किए गए कार्यकर्ता दरबार का सरकार के ही एक मंत्री ने विरोध किया है। सरकार और संगठन के बीच की दूरी को पाटने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने सभी सहयोगी मंत्रियों को बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता दरबार लगाने का निर्देश दिया है। इसके बाद कार्यकर्ता दरबार शुरू भी हुआ, लेकिन इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कार्यकर्ता दरबार का विरोध कर दिया है। मंत्री सरयू राय का कहना है कि सरकार में कार्यकर्ताओं की बातों को सुनने के लिए ऐसे दरबार की जरूरत नहीं है। और ज्ञान हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञान, अपनी ही सरकार की निंदा की गई है कार्यकर्ता दरबार को लेकर, क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार में जो सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके मंत्री इसके विरोध में भी सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही वाकया हुआ है कार्यकर्ता दरबार को लेकर। कार्यकर्ता दरबार मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार और संगठन के बीच की दूरी को पाटने के लिए लगातार तीन कार्यकर्ता दरबार का आयोजन किया गया है और जिसमें कई मंत्रियों ने आकर कार्यकर्ताओं की बातें सुनी। हालांकि कार्यकर्ता कम और आम जनता ही ज्यादा अब तक दिखे हैं और इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी सरकार पर निशाना साध दिया है। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि कार्यकर्ता दरबार लगाने से बेहतर होगा कि कार्यकर्ताओं को क्या परेशानी है और इसको सरकार सुने, इसकी सुध ले, क्योंकि जब दोनों के बीच दूरी आ जाती है तो उसको पाटने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और सरकार के द्वारा
क्योंकि कार्यकर्ता की परेशानी क्या है वो सरकार के मंत्रियों के समक्ष आ करके कहेंगे भी तो वो पूरा नहीं होगा, वो फाइलों में गुम हो जाएगा। इस तरह की बातें संसदीय कार्य मंत्री ने कही और उन्होंने कहा बेवजह इस तरह की चीजों को किया जाता है जिसका कोई लाभ नहीं होना है। और इससे ये अगर सोचा जा रहा है कि कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़े रहेंगे, उन्हें लगता है कि सरकार उनकी सुन रही है, कार्यकर्ताओं की सुन रही है, तो ये कार्यकर्ताओं के साथ बेईमानी होगी। तो कह सकते हैं कि सरजू राय ने फिर एक बार कड़ा रुख अख्तियार किया, जिस तरह से पहले भी इन्होंने कई मामले पर अपने ही सरकार को घेरने का काम किया था, चाहे वो 105 अखान पट्टा का मामला हो या फिर सरकार के द्वारा शराब बेचने का फैसला हो। तो हर फैसले पर एक प्रश्न चिन्ह सरजू राय के द्वारा लगाया जा रहा है और इसको लेकर के कई जगहों पर सरकार अपनी ही सरकार की बद भी पिटती नजर आ रही है। बिल्कुल ज्ञान रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और कम से कम बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं वो तो अपनी ही सरकार की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। बात उत्तराखंड की कर लें। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के विधायक प्रत्याशियों की बैठक चली और बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने की। इस बैठक में प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान किस तरह की परेशानी हुई, क्या कार्यकर्ताओं ने पूरा साथ दिया, इन सभी विषयों पर बात की। प्रत्याशियों को प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि मतगणना के दिन प्रत्याशी अपने मतगणना केंद्र पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि केंद्र सरकार मतगणना को प्रभावित कर सकती है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल का। योगेश, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में और क्या फैसले लिए गए पार्टी के अंदर? चुनाव खत्म हो चुके हैं और समीक्षाओं के दौर भी शुरू हो चुके हैं। इसी में जो है कांग्रेस भी अब समीक्षा कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है कि आखिर कितनी सीटें जो हैं उसकी वो जीत के ला रहे हैं। उनके इसको लेकर ही कांग्रेस ने बैठक की। कल जो बैठक की कांग्रेस ने उसमें कई सारे निर्णय भी लिए, तो कोशिश की जानने की कि आखिर आपके विधानसभा में किस तरह की स्थिति है आपकी, जिसमें उन्होंने वो कैंडिडेट जिन कैंडिडेटों को टिकट मिले थे वो कैंडिडेट पहुंचे, उन्होंने अपनी बातें रखी। वहीं विचार विमर्श भी किया गया, पूछा गया। अध्यक्ष थे जिनकी अध्यक्षता में है किशोर उपाध्याय की स्तर में ये बैठक हुई थी, तो अध्यक्ष ने पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था आपके साथ जिस व्यक्ति ने आपको किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की हो, आपका अपना जो कि बागी बनने की कोशिश कर रहा हो। तो कई सारे बातों में जो है किशोर उपाध्याय ने। उसके बाद सबसे अहम ये थी कि उस बैठक के बाद जो है जो केंद्र सरकार ने एकाएक गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, उसको लेकर भी एक ज्ञापन सौंपा। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एकाएक गैस के दाम बढ़ा दिए हैं तो उससे आम आदमी का बजट जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। आखिर आम आदमी क्या करेगा, जो कि एक लिमिट होती है आम आदमी की कि वो किस तरह का खर्चा पूरे महीने में करेगा। और अगर उसको गैस के लिए भी अधिक दाम देने पड़ रहे हैं, गैस के लिए भी अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसके जरूर उसके बजट में ये जो है उसको एक महंगी ये चीज पड़ेगी। तो उसको लेकर भी उन्होंने राज्यपाल को जो है ज्ञापन सौंपा। अब ये तो केंद्र सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार, राज्यपाल केंद्र सरकार को भी आगे क्या कहती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस ने अपने जो कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरना चाहती है उसमें उसने सारा कुछ किया। वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आया वो ये आया कि जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हमें केंद्रीय पुलिस में जो है बिल्कुल भरोसा नहीं है। अपने कैंडिडेटों को कहा कि आप जाकर जरूर ध्यान दीजिएगा मतगणना के दिन कि किसी तरह की जो है गड़बड़ी ना हो। इसके लिए भी जो है किशोर उपाध्याय ने जो है कहा कि आप तैयार रहिएगा और देखिएगा कि किसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका पूरी जानकारी के लिए। और रुक कर ले महाराष्ट्र का। तो मुंबई में बीएमसी मेयर के चयन का वक्त नजदीक आते ही सभी पार्टियों में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं, लेकिन अब शिवसेना को मिले निर्दलीय पार्षदों के समर्थन को मिलाकर देखें तो उनकी संख्या 90 तक जाती दिख रही है। फिर भी शिवसेना बहुमत के आंकड़े से दूर है। इन सब के बीच आज बीजेपी के कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मुंबई मेयर के चुनाव और गठबंधन पर चर्चा होगी। सामना में शिवसेना के तेवर देखकर लगता है कि बीजेपी शिवसेना के बीच बात बनना मुश्किल है। ज्योति हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। ज्योति, मेयर के चयन को लेकर क्या खींचातानी चल रही है, खासतौर पे बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो क्या अभी इस वक्त स्थिति है?
जी, बीएमसी मेयर पद की घोषणा का वक्त नजदीक आते ही सभी पार्टियों में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक और एनसीपी ने साफ किया कि वो सेना और बीजेपी से दूरी बनाकर रखेगी, तो वहीं कांग्रेस ने मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही है और साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए में पार्षद खरीदा है। मुंबई महानगर पालिका में सेना ने 84 तो बीजेपी ने 82 सीटें जीती हैं। सेना की खुद की जीती हुई सीटें और निर्दलीय पार्षदों की सीटों की संख्या मिलाकर देखें तो 90 का आंकड़ा छूती दिख रही है, लेकिन बहुमत से अब भी दूर है। इन सभी के बीच बीजेपी के कोर कमेटी के नेताओं की मीटिंग होगी, जहां पर गठबंधन और मेयर पद के चुनाव की चर्चा की जाएगी। वहीं सामना में सेना के तेवर देखे जाएं तो कहीं बीजेपी और सेना की बात बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में नए समीकरण क्या बन रहे हैं देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो मेयर चयन को लेकर खींचातानी जारी है बीजेपी और शिवसेना में। इसके अलावा बात कर लें रेलवे की, तो सुरेश प्रभु ने गुरुवार को रेलवे का 2017-18 का नया बिजनेस प्लान लॉन्च कर दिया और इस मिनी रेल बजट के तौर पे इसे देखा जा रहा है। इसके मुताबिक सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे जल्द ही इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप लाएगी। इसमें सफर के दौरान आने वाली कई परेशानियां दूर होंगी और एक ही ऐप में टिकट बुकिंग, टैक्सी और कुली हायर करना, टूर पैकेज बुक करना, खाना ऑर्डर करना जैसी 17 सेवाएं मिलेंगी। ऐप को मई में लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही रेलवे ट्रेन टिकट की ऑनलाइन यानी कि IRCTC में बुकिंग के लिए जल्द ही आधार नंबर को जरूरी करने जा रही है और इसका मकसद एक मुश्त टिकट बुकिंग और फर्जीवाड़े को रोकना है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अप्रैल से रियायत के लिए आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया गया है। फिलहाल इसे 3 महीने के ट्रायल रन के तौर पर लागू किया जा रहा है। रेलवे के 5 बड़े ऐलान रेल सफर को आसान बनाने के लिए आएगा और इंटीग्रेटेड ऐप, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड जरूरी किया जाएगा। सामान ले जाने पर डिस्काउंट ऑफर 1.5% से लेकर 35% कर दिया गया है। यहाँ 45 दिन में रिफंड होगा। 6000 POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही 1000 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी और माल से लदे ट्रकों के लिए खास ट्रेन का भी ऐलान किया गया है। वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही।